हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और हम मौलिक अधिकारों को पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकारों में कल हमने समता यानी समानता का अधिकार देखा था, उसको बहुत अच्छे से समझा था। आज हम लोग समता या समानता के अधिकार से जो अगला अधिकार है, जिसको राइट टू फ्रीडम कहते हैं या स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं, उसको समझना प्रारंभ कर रहे हैं। आज इस अधिकार के अंतर्गत हम दो प्रमुख अनुच्छेदों को समझेंगे, दो प्रमुख आर्टिकल्स को समझेंगे, जिसमें आर्टिकल 19 है और आर्टिकल 20 है। आप कहेंगे कि दो ही अनुच्छेद हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये कहने मात्र के लिए दो अनुच्छेद हैं, परंतु इनके उप अनुच्छेद बहुत अधिक हैं, जिनमें कम से कम आप ये मानिए 19वें अनुच्छेद में 6 उप अनुच्छेद हैं और 20वें अनुच्छेद में 3 उप अनुच्छेद हैं। तो इनको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। यद्यपि जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक विस्तृत है, और ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। पहला जो अधिकार है वह समता का अधिकार है, आपके 14 से लेकर 18 तक 5 अनुच्छेदों में विस्तृत है। दूसरा अधिकार आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक के 4 अनुच्छेदों में विस्तृत है। यह बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। क्लास को शुरू करने से पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, और फिर हम इसको समझना चालू करते हैं। इसी गंभीरता और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझना शुरू करते हैं, जो चीज आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। यहां पर हम बहुत ज्यादा विस्तार पूर्वक नहीं पढ़ रहे हैं, पर मध्यम स्तर पर ले जाकर के चीजों को पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले, जैसा मैंने आपको बता ही दिया कि स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू फ्रीडम, क्योंकि अगर किसी भी देश में सारे अधिकार प्राप्त हो और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त ना हो, तो उस देश की मतलब आप ये कहिए कि आपने देह तो रख दी है, पर आत्मा को आपने निचोड़ के रख लिया है। देह तो मुक्त कर दी है, आत्मा को आपने निचोड़ के रख लिया है। तो स्वतंत्रता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत हद तक इंपॉर्टेंट होती है, और ये कहिए कि सबसे ज्यादा जरूरी स्वतंत्रता ही है। जैसा मैंने आपको बता दिया कि राइट टू फ्रीडम जो है वो 19 से 22 तक विस्तृत है। ये 4 अनुच्छेद हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। सबसे पहला जो अनुच्छेद है, जो 19 के नाम से प्रसिद्ध है, बहुत सारे लोग इसको डायरेक्टली कह देते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता, परंतु अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। बोलने की या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक अलग से इसका अंग है, एक अलग से इसका भाग है। यदि 19वें अनुच्छेद का हम शीर्षक देखें या पूरा का पूरा उसकी पंक्ति देखें या किस बात का जिक्र उसमें किया गया है, तो वहां पर आप संविधान में देखेंगे तो वहां पर अनुच्छेद 19 के लिए कहा गया है 6 प्रकार की स्वतंत्रता। कितनी? 6 प्रकार की स्वतंत्रता। 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, या आप कह सकते हैं 6 प्रकार के अधिकार हैं, उनकी रक्षा के बारे में यहां पर जिक्र किया गया है। 19वां अनुच्छेद क्या कहता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता या अधिकारों की रक्षा। अब आपको पता है कि जो मौलिक अधिकार हैं, जो मूल अधिकार हैं, वो मूल संविधान में थे। मूल संविधान का अर्थ क्या है? 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बनकर तैयार हुआ था, जो संविधान सभा ने अपनाया था, उस पर हस्ताक्षर किए थे, उसको मतलब एक्सेप्ट किया था, उसको मूल संविधान कहा जाता है। तो उस समय जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी वो 7 थी, अब 6 है। 7वां कौन सा हट गया? तो 31वां अनुच्छेद जो संपत्ति का अधिकार है वो हट गया है। तो उस संबंध में वहां पर एक 31वें अनुच्छेद में तो पूरा का पूरा प्रावधान था ही, परंतु यहां पर भी जो ये यहां पर 6 प्रकार की स्वतंत्रता लिखा है, ये पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता था। परंतु जब 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार न रखते हुए उसको भाग 12 के अनुच्छेद 300A में पहुंचाया गया और वहां पर उसको एक कानूनी या विधायी अधिकार घोषित किया गया, तो यहां पर जो 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, उनमें से भी संपत्ति के अधिकार संबंधी स्वतंत्रता के प्रावधान को निष्कासित कर दिया गया, हटा दिया गया। तो पहले ये कितनी थी? पहले ये 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, अब ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब क्रम से हम इन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को देखते हैं। यहां से प्रश्न क्या क्या बनता है, इस चीज को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो है, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 19A। क्या है? 19A है। 19A क्या कहता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसको समझने से पहले आपको इन शब्दों के मार्मिक अर्थ को जान लेना जरूरी है। वाक किसको कहते हैं? वाक
है ना। वाक मतलब जो वाणी आपकी निकल रही है, क्या आपकी वाणी निकल रही है। और अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति यानी कि अभिव्यक्त करना, तो वाक और अभिव्यक्ति दोनों की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति क्या होती है कि आपके मन में जो विचार उठ रहे हैं, जो बातें आ रही हैं, उनको अपनी जिह्वा तक लेके आना, ये क्या है आपका, ये क्या है आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना। यहां तक अभिव्यक्ति, परंतु ये कह दिया कि तुमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है परंतु वाक की स्वतंत्रता नहीं है, तो क्या ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हुई। तो अभिव्यक्ति यानी कि अपनी इच्छाओं को, अपनी बातों को, अपने विचारों को यहां तक ले आना, और उसके बाद वाक की भी स्वतंत्रता है, इसका मतलब बाहर भी उसको निकाल देना। तो सीधे सीधे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, बोलने की स्वतंत्रता है। क्या है, बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है। परंतु बोलने की जो स्वतंत्रता है वो यहां पर सकारात्मक रूप में है, नकारात्मक रूप में नहीं है। आप किसी को गालियां देने लगो तो आप उसके अधिकारों का भी तो हनन कर रहे हो ना, उसके जीवन जीने के अधिकार का हनन कर रहे हो। आप कोई ऐसे स्पीच देने लगो जो राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, फ्रीडम ऑफ मैं वाक की स्वतंत्रता है, मेरे बोलने की स्वतंत्रता है, तो ऐसा नहीं होता। और आजकल बोलने की स्वतंत्रता के ऊपर तो बहुत महाभारत रहता है, महासंग्राम रहता है, तो वो अलग मुद्दा है, उसको कभी फिर देखेंगे। तो ये जो वाक की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, ये 19A में आपका पूरा का पूरा वर्णित है। परंतु इसी के अंतर्गत कुछ उपविषय आ जाते हैं जहां से परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, या एक कॉमन टेंडेंसी भी होनी चाहिए कि पता होना चाहिए कि ये चीज कौन से मौलिक अधिकार संबंधित है। तो अनुच्छेद 19A के अंतर्गत ही विचारों का प्रसारण क्या है, मौलिक अधिकार है। विचार, यदि आपके मन में कोई विचार आ रहा है तो आप उनको प्रसारित कर सकते हैं, कहीं भी, टीवी पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी, अखबारों में, जहां भी आप लेके जाना चाहें आप अपने या किसी अन्य के विचारों का प्रसारण कर सकते हैं। आपको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। यह बात हुई पहला। दूसरी बात है, इसी के अंतर्गत आता है प्रेस की स्वतंत्रता। आपने देखा जो प्रेस है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब टीवी में चैनल वगैरह जो चलते हैं, यूट्यूब पे चैनल वगैरह जो चलते हैं, और प्रिंट मीडिया मतलब अखबार इत्यादि। वो उनको जो कुछ न्यूज़ बनानी होती है वो न्यूज़ बनाते हैं, ठीक है। कई बार बहुत अवाक ढंग से, बहुत मतलब क्या होता है, निडर तरीके से वो चीज़ों को लिखते हैं, अपनी रिपोर्ट्स बताते हैं। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर किसी के बारे में जो भी कुछ लिखना होता है लिख देते हैं। तो वहाँ पर क्या है, वो स्वतंत्रता जो प्रेस को मिलती है, जिससे लोकतंत्र का वह चौथा स्तंभ बनता है, उसका कारण यही अनुच्छेद है 19A, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट है, ऐड करने की स्वतंत्रता भी इसी में आता है। एडवर्टीजमेंट, यदि कोई व्यक्ति अपने व्यापारिक ऐड करना चाहता है ना, व्यापारिक ऐड करना चाहता है, अपने कोई अपना काम धंधा है तो उसके ऐड कर सकता है, उसकी भी स्वतंत्रता है इसमें। परंतु कुछ व्यापार ऐसे हैं जिसमें प्रमुखतः आपने देखा होगा, कभी भी किसी वकील का ऐड आपने नहीं देखा होगा, तो ये एक तरह से मतलब एक लीगल नहीं माना जाता। इसके बारे में मैं आपको किस सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि वकील अपना ऐड क्यों नहीं करता है। तो बाकी जितने भी प्रोफेशन है वो सब अपना ऐड कर सकते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर भी करते हैं, इंजीनियर भी अपना ऐड करते हैं, पर वकील का ऐड कभी नहीं देखा होगा आपने। तो ये बात है। तो जितने भी व्यापारिक ऐड हैं उनको करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19A में ही है। उसके बाद फोन टेपिंग, आपने देखा होगा कि कॉल रिकॉर्डिंग जो होती है, पहले कॉल रिकॉर्डिंग होती थी, लोग कर लेते थे, सब चीज होती थी। परंतु कॉल रिकॉर्डिंग करना किसी व्यक्ति की, वो उसके क्या है, मौलिक अधिकार का हनन है। फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार, फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार। आपने देखा होगा कि आजकल जो फोन आ रहे हैं उसमें मान लिया आपके सामने कोई दूसरा व्यक्ति बात कर रहा है, आप उसका कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो उसके पास तुरंत आ जाता है कि आपकी कॉल, उसको आवाज जाती है कि आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। तो ये अगर उसको नहीं पता लगता है तो उसके मौलिक अधिकार का हनन है। और आर्टिकल 19 से किसी भी व्यक्ति के फोन टेपिंग के विरुद्ध उसको अधिकार देती है कि ये तुम्हारा अधिकार है कि तुम्हारी कॉल को कोई टेप ना कर सके, ठीक है, ये बात है। उसके बाद शांति का भी अधिकार इसी के अंतर्गत आता है। शांति के बाद दिमाग में शांति बनी रहे, सब चीज रहे, किसी व्यक्ति की शांति भंग नहीं होनी चाहिए, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है। अगर आप मुझसे पूछो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन पॉइंट में क्या है, तो आपका RTI
प्रेस की स्वतंत्रता और ये फोन टेपिंग वाला और एड की स्वतंत्रता, अगर इसे भी हटा दिया जाए तो ये दो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेस की स्वतंत्रता और आरटीआई। आरटीआई में हम क्या करते हैं कि जितने भी सरकारी दफ्तर होते हैं, सरकारी विभाग होते हैं, उनकी गतिविधि की जानकारी मांगते हैं कि भाई तुम कर क्या रहे हो, तुमने क्या किया, इतना मतलब कैसे कर रहे हो। तो सरकारी गतिविधि की जानकारी प्राप्त करना भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आपका मौलिक अधिकार है 19A में। तो ये चीजें पता होनी चाहिए एक जन सामान्य को भी। ये बात आपको समझ में आई? तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल 19A में वर्णित है। अब बात करते हैं आर्टिकल 19B की। आर्टिकल 19B क्या कहता है कि शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक मतलब बहुत शांत ढंग से, आराम से, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो मेंटेन रहे, वो बिगड़े नहीं, ठीक है, ऐसा कोई तरीका जो शांतिपूर्ण है, जिससे पूरा कानून व्यवस्था बनी रहे, सुचारू ढंग से सब चीज चलता रहे। एवं निरायुध, निर्जमा आयुध, निर्धन आयुध, है ना, धन बोल देते हैं ज्यादातर, सब धनी बोलते हैं, मैं तो जमा बोलने का अभ्यास है। निर मतलब नहीं, आयुध मतलब हथियार, बिना हथियारों के, शांतिपूर्वक ढंग से, जिससे कि क्या हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, कोई भी अव्यवस्था न फैले। और निरायुध यानी कि बिना हथियारों के सम्मेलन का अधिकार है। सम्मेलन मतलब सभा, आप कहीं भी जाइए, आप सभा कीजिए, बैठिए, बात कीजिए, मीटिंग कीजिए, अपना पूरा एक क्या बोलते हैं सेमिनार चलाइए, कुछ भी कीजिए, बट उसमें शर्त यहां पर यह है कि निरायुध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तलवारें लहराई जा रही हैं, बंदूक के कट्टे, हथियार लहराए जा रहे हैं, नहीं, ये नहीं। अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप अपराधी हैं, वो आपके मौलिक अधिकार में नहीं आएगा। आप निरायुध हैं, आप शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं, आप कीजिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ये आर्टिकल 19B के तहत स्वतंत्रता है आपकी, ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद आर्टिकल 19C क्या कहता है? संगम या संघ, यानी कि जो आपने देखा होगा कि सरकारी विभाग हो या प्राइवेट विभाग हो, कहीं भी जगह होती है, वहां पर जो कर्मचारी होते हैं वो अपना क्या बना लेते हैं? संघ बना लेते हैं, यूनियन बना लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, एसोसिएशन बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह के पार्टीज बनती हैं, चाहे राजनीतिक दल हो या अन्य तरह की चीजें हो। तो संगम, संघ, पार्टी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, ये बनाने की स्वतंत्रता है, कोई भी बना सकता है 19C के तहत, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। 19C क्या कहता है? संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब बात करते हैं 19D के बारे में। अबाध, अबाध मतलब अजमा बाद, अजधन बाद, अ मतलब नहीं, बाद मतलब बाधा, बिना बाधा के, संचरण मतलब चलना फिरना, घूमना की स्वतंत्रता, अबाध संचरण की स्वतंत्रता, बिना किसी रोक टोक के घूमने की स्वतंत्रता। कहां पर? पूरे के पूरे भारतवर्ष में। भारत का कोई भी नागरिक या अन्य कोई भी व्यक्ति, ठीक है, विदेशों के लिए भी ये छूट है, ठीक है। कई जगह इनकी अलग अलग थोड़े अपवाद हैं, उनको ज़्यादा डिटेल में हम नहीं देख रहे यहाँ पर, परंतु भारत के हर एक व्यक्ति को क्या है? अबाध संचरण की स्वतंत्रता है। वो कहीं भी जाकर के भारत के किसी भी क्षेत्र में जाके घूम सकता है। अब कोई कहने लगे कि मेरे को तो तेरे घर में घूमना है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, वो उसके भी रूल अलग हैं। सार्वजनिक जितना क्षेत्र है, आप उस सार्वजनिक क्षेत्र में जाकर के घूम सकते हैं, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है। अबाध संचरण की स्वतंत्रता है, भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर आप घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है अपना में, है ना, क्षेत्रवाद से हट बढ़ करके राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है, इसलिए बहुत अच्छा है। उसके बाद 19E क्या कह रहा है? 19E कह रहा है निवास का अधिकार। भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर जाकर स्थायी या अस्थायी रूप से जाकर के बच सकता है। अब पहले तो क्या होता था कि आपका जम्मू कश्मीर विशेष राज्य का दर्जा था, तो वहां पर जाकर स्थायी रूप से बसना संभव नहीं था, परंतु धीरे धीरे अब गवर्नमेंट उस तरफ आगे बढ़ रही है। कुछ पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं जहां पर संस्कृति, जनजातियों की संस्कृति इत्यादि को बचाने के लिए कुछ विशेष दर्जा वहां पर दिया गया है, जैसे नागालैंड का क्षेत्र है पूरा, जिससे कि उन लोगों की जो जनजातीय संस्कृति इत्यादि है उसका रक्षण होता रहे, बची रहे, तो बाहर का लोग वहां पर जाके स्थायी रूप से ना बचें। तो कुछ छोटे-मोटे अपवाद छोड़ करके भारत के किसी भी नागरिक को भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर के स्थायी एवं अस्थायी रूप से निवास करने का अधिकार है और स्वतंत्रता है। ये 19E कह रहा है आपका। उसके बाद 19G क्या कह रहा है?
व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जाकर के कोई भी काम धंधा रोजगार चालू कर सकता है, ये छूट दे रहे हैं कौन? संविधान का अनुच्छेद 19G। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, अच्छा लग रहा होगा। तो ये पूरा का पूरा 19वां आर्टिकल था जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई आपको? अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आप बोल रहे होंगे EFG कहां गया, तो F कहां गया, कौन सा गया? तो आपको समझ में आ गया होगा पूरा। अब यहां पे बात कर रहे हैं 20 की, आर्टिकल 20। अच्छा, एक बात मैंने आपको कल बताई थी कि मौलिक अधिकार हमेशा प्रवर्तन में रहते हैं। सरकार के विरुद्ध जो गारंटी है, सरकार के विरुद्ध ना कहें, राज्य के विरुद्ध गारंटी है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकता सिवाय एक कंडीशन के। कब? जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, आर्टिकल 352, यानी कि देश पर हमला हो जाए या युद्ध की स्थिति हो या आंतरिक या गृह युद्ध की स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति में केवल 2 आर्टिकल को छोड़ करके बाकी सारे के सारे मौलिक अधिकार संबंधी अनुच्छेद निलंबित कर दिए जाते हैं, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। और उनमें से 2 में से एक है 20 और दूसरा है 21। 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि जीवन जीने का अधिकार। और आर्टिकल 20 क्या है आपका? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि यदि कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है और उसकी दोष सिद्धि, देखो 2 चीज होती हैं। जब किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगता है, कोई अपराध का आरोप लगता है कि भाई इसने ये अपराध किया है, बात समझ में आई, कि इस व्यक्ति ने ये अपराध किया है, तो उस पर अभियोजन चलाया जाता है। अभियोजन यानी मुकदमा चलाया जाता है, केस चलाया जाता है, और वह व्यक्ति जो आरोपी है वो अभियुक्त बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? अभियुक्त बनाया जाता है। तो जब तक वो अभियुक्त की अवस्था में है तो वो मुजरिम है ना। कानून की भाषा में क्या है? वो मुजरिम है ना, मुल्जिम, क्षमा चाहता हूं, वो मुल्जिम है, यानी कि अभियुक्त है, आरोपी है एक तरह से। उसके बाद जब पूरी न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो 2 स्थितियां सामने आएंगी। या तो वह बाइज्जत बरी हो जाएगा, यानी कि दोष मुक्त हो जाएगा, या वह क्या हो जाएगा? गुनहगार पाया जाएगा, यानी कि दोष सिद्ध पाया जाएगा। और दोष सिद्धि के पश्चात वह मुजरिम में कन्वर्ट हो जाता है। यह बात आपको समझनी चाहिए। तो यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है और उसकी दोष सिद्धि के बारे में कुछ बातचीत करनी है, तो वहां पर भी भारतीय संविधान उसको संरक्षण प्रदान करता है, उसको छूट दे रहा है, उसको स्वतंत्रता दे रहा है। तो वो स्वतंत्रताएं कौन सी हैं उनको देखते हैं। तो 3 प्रमुख स्वतंत्रताएं अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के तौर पर दी जा रही हैं संविधान के द्वारा, जिसमें अ है, ब है और स है। अ, ब, स 3 है, ABC 3 है। पहला क्या है? पहली स्वतंत्रता क्या मिलेगी? यदि कोई व्यक्ति दोष सिद्ध हो जाएगा तो उसके लिए स्वतंत्रता क्या है, क्या छूट है? कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, है ना। ये मतलब लिख दिया गया कि कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। अब ये चीज समझ में नहीं आ रही है, क्या लिख दिया भाई? कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। तो इसको समझने के लिए आपको 2 पॉइंट समझने होंगे। ये जो है कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, इसको समझने के लिए 2 पॉइंट आपको समझने होंगे। ये देखिए यहां पर ये है कि यदि कोई व्यक्ति अपराधी सिद्ध हुआ है तो उसको अपराधी सिद्ध करने के लिए उस समय की विधि के अनुसार विधि का अतिक्रमण होना जरूरी है। अब ये सब मतलब होच पोच आपके लिए हो गया होगा। देखो सीधी भाषा में समझाता हूं, सीधे कोई एक आदमी है जिसने सन 2001 में मर्डर कर दिया, हत्या कर दी उस व्यक्ति ने, परंतु 2001 में मान करके चल रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने 2001 में मर्डर कर दिया है। उस समय मर्डर करना कोई भी अपराध नहीं था। मान के चलते हैं उस समय मर्डर करना कोई अपराध नहीं था। किसी का मन किया यार मर्डर करना चल रहे हैं, लक्ष्य मार दिया, कोई अपराध नहीं। किसी ने किसी को मार दिया, कोई अपराध नहीं, मान लिया ऐसा। परंतु आपको पता है भारत की न्यायिक व्यवस्था कैसी है कि चीजें चलती रहती हैं। मान लिया फिर भी किसी ने क्या कर दिया, उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया, उस पर मुकदमा चल गया, अभियोजन चल गया, और सीधे 2001 में मर्डर किया, आज 2022 का समय आ गया। अब आज उसके जो फैसला उसका आना है, तो जज साहब
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जुड़ गया, 2001 में मर्डर किया, उस समय अपराध नहीं था, किसी ने पकड़कर जेल में बंद कर दिया, मुकदमा चलते चलते 2022 आ गया, 2022 से 1-2 साल पहले मान लिया 2020 में हत्या को अपराध सिद्ध कर दिया गया कि हत्या क्या है, अपराध है करना भाई, ठीक है ना, ये नियम आ गया, ये कानून आ गया, ये विधि बन गई कि हत्या करना अपराध है 2020 में। 2001 में नहीं था, उस समय कानून था कि अपराध नहीं है, 2020 में अपराध है। अब उस व्यक्ति उस समय का पकड़ा हुआ है और आज तक उसको लेके आया गया, आज 2022 में फैसला होना है, तो उसको क्या होगा, उसको यहां पर मौलिक अधिकार उसके मिलेंगे, उसको संरक्षण मिलेगा कि उसको अपराधी तभी सिद्ध किया जा सकता है कि जिस समय जिस समय उसने अपराध किया है उस समय ऐसी कोई विधि हो जिससे वह कृत्य अपराध सिद्ध हो रहा हो और उस व्यक्ति ने उस विधि का अतिक्रमण किया हो। बट ऐसा तो नहीं है, तो उस जो व्यक्ति आज जेल में बंद है, जिसका फैसला आना है, जिस पर पूरा अभियोजन चल रहा है, उसको आर्टिकल 20A के तहत 20A के तहत बाइज्जत बरी किया जाएगा, क्योंकि जिस समय उसने अपराध किया था उस समय वह कृत्य अपराध नहीं था। यह बात है, बात समझ में आई? यानी कि जो सजा होगी या उसको अपराधी सिद्ध किया जाएगा वो उसी समय की विधि के अनुसार सिद्ध किया जाएगा। यह बात है इसमें। दूसरी बात है, मान लिया कि 2001 में भी क्या था, हत्या अपराध थी, और 2022 में भी क्या है, हत्या अपराध है। उस समय क्या होता था, दूसरा पॉइंट है इसका, उस समय क्या होता था कि हत्या करने के लिए 10 साल की सजा होती थी, परंतु आज क्या है कि हत्या करने के लिए आजीवन कारावास होता है। सिद्ध हो गया कि वह अपराधी है, ठीक है, उस समय विधि के अनुसार हो गया कि अपराधी है, पहला पॉइंट सिद्ध हो गया कि अपराधी है भाई, विधि का अतिक्रमण किया, विधि को तोड़ा, कानून को तोड़ा और यह कृत्य करके इसने अपराध को घटित किया। तो अब उसको दंड किस हिसाब से मिलेगा, जब उसने अपराध किया या आज जब उसका फैसला आ रहा है। तो आर्टिकल 20A भी क्या कहता है कि अपराध के समय की विधि के अनुसार ही दंड दिया जाएगा, जिस समय अपराध हुआ है उसी हिसाब से दंड दिया जाएगा। भाई आदमी जब अपराध करता है या कोई भी कृत्य करता है तो उसको सोचता जरूर है भाई ये गलत चीज है, हम गलत काम कर रहे हैं। मान लिया वो क्या है कि यार इसको मारना है, देखिए क्या है, 1 साल की जेल है, चल जेल भुगत लेंगे, इसको मारेंगे हम। परंतु यदि उसको उस समय पता होता कि भाई आजीवन कारावास है तो मारता नहीं, वो रोक लेता अपने आप को। तो ये बात है कि अपराधी सिद्ध करने के लिए उसी समय की विधि के अनुसार पूरा नियम कायदा कानून तैयार होगा, उसी समय की विधि का अतिक्रमण होगा तो अपराधी माना जाएगा जिस समय अपराध हुआ है, और अपराध के समय की विधि के अनुसार ही दंड दिया जाएगा। तो उस व्यक्ति को जिसने 2001 में हत्या की थी, यदि 2022 में जब आजीवन कारावास हत्या का दंड है तो भी उसको 10 साल की सजाई होगी। ये एक मौलिक अधिकार का हिस्सा है 20A का, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। दूसरी बात है, आर्टिकल 2 क्या बोलता है, दोहरी क्षति नहीं, दोहरी क्षति मतलब नुकसान नहीं, दोबारा उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। मान लिया कोई व्यक्ति अपराधी सिद्ध हो गया, ठीक है, ये सारी बात आ गई, उसी समय के हिसाब से दंड दे दिया उसको। अब मान लिया 10 साल की जेल भुगत के आ गया और फिर उसको बुला लिया, इधर आ, तूने हत्या की थी 2001 में, चल 10 साल की सजा भोग, क्या 10 साल और भोग, नहीं, दोहरी क्षति नहीं। एक अपराध के लिए एक ही बार क्या होता है, उसको दंडित किया जाता है। परंतु यदि कोई आदतन, ये आईपीसी में आता है, यदि कोई आदतन अपराधों को करता है तो जब अगली बार दंड मिलेगा, मान लिया हत्या करके आया, 10 साल की सजा मिल गई, मान लिया आज भी 10 साल की सजा है, पहले 2001 में हत्या करी जब भी 10 साल की थी, आज भी 10 साल की है, फिर दोबारा से हत्या कर दी, तो इस बार जो दंड मिलेगा वो 10 वर्ष तो मिलेगा ही, परंतु बढ़कर के मिलेगा। तीसरी बार किया तो 10 साल, और जितनी सजा सेकंड बार में मिली, तीसरी बार में उससे भी अधिक मिलेगी। तो इस तरह सजा बढ़कर के मिलती है, यह आईपीसी का विधान है। और स में क्या है, स्व अधिशंसन नहीं, ये कानूनी भाषा है, ये ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। अधिशंसन का मतलब है कि अपने खिलाफ गवाही देना, यह सीधी सच्ची बात है। आप किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में ले जाकर के उसी के खिलाफ उसको गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये नहीं कहना कि भाई तूने हत्या करी है, सबको पता है, कोर्ट में जाकर के तेरे को गवाही देनी पड़ेगी कि मैंने हत्या करी है साहब, मेरे को दंड दो, ऐसा नहीं है। वो अपने खिलाफ गवाही नहीं देगा, अपनी मर्जी से देना चाहे तो दे दे, पर कोई उसको बाध्य नहीं कर सकता, उसको कोई बॉन्ड नहीं भरा सकता कि भाई तेरे को यही करना पड़ेगा। अगर ऐसा करता है तो उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन करता है, अकॉर्डिंग टू 20C, 20
ये आर्टिकल 20C है और ये आपके राष्ट्रीय आपातकाल में भी खत्म नहीं होता है, ये लागू रहता है। तो उम्मीद करता हूं आपको आर्टिकल 19 और 20 समझ में आए होंगे। कल हम समझेंगे 20, 21 और 22 तीनों समझ लेंगे, क्योंकि बड़े बड़े आर्टिकल हैं और क्योंकि अंदर से ही प्रश्न आते हैं तो चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।